हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। आज हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको आर्टिकल ये सब पढ़ाने से पहले अमेंडमेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें जो अभी लेटेस्ट आर्टिकल हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो तो सब लेटेस्ट है ना, अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जो आर्टिकल था उसको उसी फॉर्म में पढ़ना है। वैसा तो पढ़ना नहीं है, तो पढ़ना है अभी का आर्टिकल, और उसी से क्वेश्चन भी बनेगा पॉलिटी का, है ना। तो उससे पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है पहले अमेंडमेंट देख लें। तब जब हम लोग आर्टिकल देखने जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड हम लोग को पता रहेगा कि क्या हुआ, कब हुआ। उसके हिसाब से अगर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग, जैसे ये देखिए शेड्यूल एडेड। अब शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा ना कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ये वाला शेड्यूल ऐड हुआ, है ना। तो चलिए, अभी तक में एक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको पढ़ाएंगे 31 अमेंडमेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, 31। पर उसमें से 25 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको दिखा दे रहे हैं, रुक जाइए। देखिए, यहाँ तक होगा 25, ये 25 अमेंडमेंट है टोटल, जो हम लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट का जो 6 अमेंडमेंट है, ये हम लोग मेनली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। 100 तो थोड़ा ऐसा नंबर है कि 100 पे मतलब किसी का भी ध्यान जा सकता है। अब एक 101 है, उसका कुछ सब्जेक्ट मैटर इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट भी है, ठीक है। फिर 102 और 103 है, ये यूपीएससी के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लेटेस्ट है, और ऊपर से जो कि सोशली बैकवर्ड हैं या जो भी वल्नरेबल क्लास है उसके लिए ये अमेंडमेंट है ना। ये भी उसी के लिए है, ये भी उसके लिए है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ प्री तक नहीं समझिए। ये अमेंडमेंट अगर आप अपने मेंस के आंसर में भी लिखते हैं, मान लीजिए कुछ आया वुमेन से रिलेटेड, उस पर अगर हम लोग ये 106 अमेंडमेंट के बारे में लिख दें तो हम लोग का आंसर एक अच्छा आंसर बनेगा, है ना। तो उस बात को भी ध्यान में रख के ये पूरा पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को देखना। तो देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या हुआ वो तो सबको जानना ही चाहिए ऐसे भी, है ना। तो देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल वो था, ऐसा लिस्ट या टेबल ऑफ लॉज है, एक्ट्स है, जिसमें जुडिशल रिव्यू काम नहीं करता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर अब एक डेट फिक्स हो गया कि 1976, अगर हम गलत बोल रहे हैं करेक्ट कर दीजिएगा, 24 अप्रैल 1976 तक। उससे पहले का जो भी एक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है उसको जुडिशल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा, बट उसके बाद का कोई भी एक्ट जुडिशल रिव्यू के अंडर आ सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 9th शेड्यूल का काम क्या है वो तो समझ गए। अब ये मेनली क्यों बनाया गया था? तो देखिए, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स हो रहा था। पहले क्या, फंडामेंटल राइट्स हम लोग को पता है कि लैंड राइट टू प्रॉपर्टी भी था, फिर उसको हटाया गया, उसको प्राइवेट राइट बनाया गया फंडामेंटल राइट से। तो उसको लेके बहुत सारा केस हो जा रहा था कोर्ट में, और जो भी लेजिस्लेशन आ रहा था उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मेनली बनाया गया था 9th शेड्यूल। ऐसे इसमें और भी तरह के एक्ट्स इसमें डाले गए,
पर मेन पर्पस वही था। ठीक है, चलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल ऐड किया गया। और भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक अमेंडमेंट एक्ट है तो उसमें बहुत सारा चीज़ होगा, सिर्फ एक ही काम तो हो नहीं रहा होगा, और भी कुछ कुछ। पर हम लोग को मेन क्या फोकस करना है, जहाँ यूपीएससी का फोकस है ना, बस उतना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से डाला गया, तो आपको अब तो याद रहेगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए CAA वही है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही CAA पूरा लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा। चलिए ये पढ़ लिया हम लोग फर्स्ट। अब देखते हैं सेवेंथ में पहले हम लोग को पता है ना कि स्टेट का क्लासिफिकेशन था ऐसे ABCD। राजा लोग का जो प्रिंसली स्टेट था वो अलग क्लासिफिकेशन में था, जो कि यूनियन टेरिटरी था वो अलग था, ऐसे चल रहा था। तो ये सब को अबॉलिश कर दिया गया क्लासिफिकेशन को, और सिंपल स्टेट बनाया गया, जैसे अभी कि स्टेट है और यूटी है, बस और कुछ नहीं है। क्लास A का स्टेट, क्लास B का स्टेट, ये सब कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है, सब स्टेट है ना, सारा स्टेट है, सिंपल। कौन सा क्लासिफिकेशन का है उससे कोई मतलब नहीं है, और यूटी है बस। ठीक है, ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो था ABCD, ये कौन से अमेंडमेंट से अबॉलिश हुआ, तो 7th से अबॉलिश हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया अपना टेरिटरी का सेसेशन किया, मतलब किसी और को दिया। उस समय किसको दिया, पाकिस्तान को दिया अपना टेरिटरी। जैसे इंडिया तो है ही, ऐसे बन गया, पाकिस्तान भी बन गया था, इधर था वेस्ट और इधर ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे। तो ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो था इधर, उसमें से एक एरिया था बेरूबारी यूनियन करके। अब देखिए बेरूबारी यूनियन केस के बारे में हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, पर बहुत लोग को यही पता ही नहीं होगा कि क्यों हुआ, केस क्या था, है ना। तो बेरूबारी यूनियन केस जो था वो इससे ही रिलेटेड है। तो इंडिया क्या किया, एक एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू नूर एग्रीमेंट 1956 में। इसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि ये जो एरिया है ये इंडिया पाकिस्तान को दे देगा। ठीक है, चलिए तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 9th, जिससे टेरिटरी इंडिया अपना पाकिस्तान को दिया। फिर आगे है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार एक लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में ऐड किया गया। देखिए पहले से 14 लैंग्वेज था शेड्यूल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडिशन हुआ इसमें, फर्स्ट, तब जाके वो बना 15th शेड्यूल्ड लैंग्वेज बना। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कहाँ कौन से शेड्यूल में ऐड किया जाता है, तो 8th शेड्यूल में ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, 8वें शेड्यूल में ऐड किया जाता है। तो इसमें से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बन सकता है कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज कौन सा शेड्यूल में रहता है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में रहता है। और फर्स्ट कौन सा लैंग्वेज था या कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें कि पहली बार एडिशन हुआ शेड्यूल्ड लैंग्वेज में। ठीक है, तो 21st अमेंडमेंट था और 15th शेड्यूल लैंग्वेज था सिंधी। ठीक है, अब देखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर भी हम लोग पढ़ते हैं, गोलकनाथ केस ये सब पढ़ते हैं आगे जाके, बहुत सारा केस है इसमें। फाइनली गोलकनाथ केस तक पहुंचता है कहानी। ठीक है, तो उसमें हम लोग, इसमें पार्लियामेंट अपना पावर को
ये जस्टिफाई किया कि नहीं, हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी पे उठा था सवाल कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ वकील का कहना था कि नहीं है, कुछ वकील का कहना था कि है। ठीक है, जो भी, खैर बाद में तो डिसाइड हुआ कि है। तो पार्ट 3 को भी अमेंड किया जा सकता है। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, और इसी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और चीज़ बाहर निकला, वो था कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, देखिए बिल है, पास हो गया है, अब जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट करेंगे तब जाके वो एक्ट बन जाएगा, है ना। तो कंपलसरी हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि प्रेसिडेंट तक पहुंच गया है पास होके, तो कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट को करना ही है एसेंट। ठीक है, ये दोनों था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस, देखिए 24th में बोला गया कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, और 25th में क्या किया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से कर्टेल कर दिया गया। ठीक है, ये तो सीधा कहानी है कि पहले पार्लियामेंट अपना पावर बताया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद वाला अमेंडमेंट में कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड। ठीक है, उसके बाद आता है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी तक देखिए पार्लियामेंट का क्या सीट है, इतना ही सीट है 545। ये अमेंड कब हुआ था? ये तभी अमेंड हुआ था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लोकसभा में। लोकसभा का सीट बढ़ाया गया था, 525 से 545 किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बना था इंडिया का 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इससे पहले क्या था, 1950 से लेके 19 ऑलमोस्ट 76 तक, हो सकता है थोड़ा सा ईयर गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा ये वाला। सिक्किम जो था प्रोटेक्टोरेट स्टेट था इंडिया का। मतलब उसमें क्या था कि इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स देखता था सिक्किम का, डिफेंस हो गया, ये सब हो गया, और इंटरनल अफेयर्स सिक्किम अपना खुद देखता था, वहाँ का राजा था वो लोग खुद देखता था। ठीक है, तो ये 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को ऐड किया गया इंडिया में, फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया। ठीक है, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें तो बहुत सारा चेंज आया, पर हम सारा नहीं लिखे हुए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस अमेंडमेंट को। और इसमें क्या हुआ था कि स्वरण सिंह कमेटी था, उस कमेटी का जितना भी रिकमेंडेशन था ना, वो इसमें मान के ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या था, क्या क्या चेंजेस आया था। तो सबसे पहला चेंज, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया। ठीक है, पहला चेंज। देखिए सब यूपीएससी बहुत पूछता है ये वाला, ये तो यूपीएससी का एकदम फेवरेट अमेंडमेंट है। ठीक है, दूसरा चेंज, फंडामेंटल ड्यूटी यानी पार्ट 4A वो ऐड किया गया। ठीक है, तीसरा चेंज, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट होता है ना, उससे बाउंड कर दिया गया कि नहीं, मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ तो माने, नहीं मन हुआ तो नहीं माने, वो नहीं है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, चौथा चेंज क्या है, ट्रिब्यूनल बनाया गया। देखिए अभी कितना सारा ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोर्ट का जुडिशरी पे कितना ये बढ़ जाएगा भार। अभी ही इतना केस है, और केस कितना बढ़ जाएगा। तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो उसका स्कोप कहाँ से खुला कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी अमेंडमेंट से आया। देखिए कौन सा पार्ट है ट्रिब्यूनल का, पार्ट 14A। ठीक है, अब 3 DPSP ऐड किया गया। DPSP क्या क्या ऐड किया गया,
तो देखिए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि ये तीनों डीपीएसपी का बताइए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नंबर बताइए, आर्टिकल नंबर कमेंट में। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सेकंड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यानी क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन का मतलब यूनियन फॉर्मेशन नहीं लग रहा है आपको? कोई यूनियन फॉर्म होगा तब ना उसका जो लीडर होगा वो लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे कोई भी उठ के थोड़ी पार्टिसिपेट कर लेगा, है ना। ठीक है। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जनता, पहले तो वो कांग्रेस का सरकार था। ये देखिए ये कब का कहानी लग रहा है आपको, देख के नहीं लग रहा है इमरजेंसी के टाइम का कहानी है। इंदिरा गांधी का सरकार था यहाँ पे कांग्रेस का, ठीक है। उसी टाइम का कहानी, हिस्ट्री है ना ये तो। देखिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री है, देखिएगा तो देश में क्या हो रहा था सब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा घटना घटा, ये सब अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। चलिए 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जनता सरकार था। अभी जैसे बीजेपी है उस समय जनता पार्टी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी जुडिशियल रिव्यू और रिट्स यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में कर्टेल कर दिया गया था, पावर कम कर दिया गया था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे। तो उसको रिस्टोर किया गया 43rd में। 44th में भी वही हो रहा था, डैमेज कंट्रोल हो रहा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। बहुत सारा ऐसा जो हम तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सब बताया ना, बहुत सारा ऐसा था कि इमरजेंसी पावर ये सब मतलब बहुत कुछ था, तो वो सब तो आपको बताया नहीं है क्योंकि वो पूछेगा नहीं। पर 44th के बारे में जानना है तो ये जान लीजिए कि डैमेज कंट्रोल हो रहा था और क्या क्या हुआ। और बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों नेशनल इमरजेंसी हो तो भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। अब आर्टिकल 20 क्या है और 21 क्या है ये आपका होमवर्क है, देखिए फिर हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, 10th शेड्यूल बनाया गया। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। सीधा सीधा बात है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि 10th शेड्यूल क्या चीज़ के लिए है। पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है 10th शेड्यूल का, तो 10th शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर है एंटी डिफेक्शन लॉ। और सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल आया है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। चलिए 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे डीपीएसपी में भी है, हिंदी के बारे में कहा गया है, तो हिंदी को थोड़ा प्रमोट करता है ये वाला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तो पहले इंग्लिश में बना, तो उसको जो भी लोग ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में, तो वो ओरिजिनल उसका अथॉरिटी तो था नहीं ट्रांसलेटेड वर्जन का, है ना। कि हो सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो कुछ और कहना चाहते थे, जो ट्रांसलेट किया वो कुछ और लिख दिया, है ना। तो इसका हिंदी वर्जन को, एक हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया और उसको अथॉरिटी और सेम लीगल सैंक्टिटी दिया गया जो कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है ना, हिंदी वर्जन वाले को। ये कौन सा अमेंडमेंट से दिया गया, 58, ठीक है। चलिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले वोटिंग एज था 21 साल, अभी कर दिया गया है 18 साल, और अभी तक यही है ना, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। वोटिंग एज आपका 21 से 18 कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या है,
तो इसमें क्या हुआ, जो दिल्ली था यानी यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी था तो यहाँ पे कौन था गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। और वही कंट्रोल करते थे पूरा, ना ही कोई लेजिस्लेशन था ना ही कुछ था। तो इसको क्या किया गया, यूटी से एनसीटी बना दिया गया, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया 70 मेंबर का कैपेसिटी का, ठीक है। और 7 मेंबर का बनाया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। पता चल गया। तो ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली में जो लेजिस्लेशन आया, लेजिस्लेटिव असेंबली बना, वो कौन से अमेंडमेंट से बना, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना, ठीक है। चलिए 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, तो इसमें 3 भाषा को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। देखिए पहले एक भाषा को किया गया था, वो था सिंधी, उसके बाद 3 भाषा को ऐड किया गया 71st में, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। देखिए कोंकण, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट, नेपाल ऊपर नॉर्थ में है ना, सब जगह के हिसाब से है, ठीक है। सिंध कहाँ है, सिंध है नॉर्थ वेस्ट में, है ना, अभी तो पाकिस्तान में है सिंध। याद रखिए सबसे पहले सिंधी किया गया था, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किया गया, ठीक है। 21st में सिंधी किया गया और 71st में क्या किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है। 21st और 71st, ठीक है। अब देखिए ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, 73rd और 74th। क्यों फेवरेट है देख लेते हैं, चलिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। पार्ट 9 बनाया गया इसके लिए, 11th शेड्यूल बनाया गया। अब शेड्यूल क्यों बनाया गया, टेबल है या लिस्ट है, शेड्यूल है ना, तो उसमें 29 फंक्शनल आइटम्स डाला गया कि पंचायती राज ये सब करेगा, है ना। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, उसके लिए बनाया गया पार्ट 9A, टाइटल था द म्यूनिसिपैलिटीज़। शेड्यूल बनाया गया 12th शेड्यूल और उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स डाला गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5x पे, 2x पे, और बार बार रिवाइज कर लीजिए कुछ कुछ दिन पे। 10 दिन हो गया फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है, तो देखिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का स्कोप दे दिया गया है SC/ST के लिए, गवर्नमेंट जॉब में ऑब्वियसली, ठीक है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SC एंड ST, ठीक है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि जो डीलिमिटेशन था, देखिए अभी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। डीलिमिटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई MLA है ना, तो इसका एक एरिया होगा ना कि ये इस लेजिस्लेटिव असेंबली से आता है, ऐसे ही ये इसका भी एरिया होगा, है ना, MP का भी, कि ये इतना बड़ा एरिया का MP है ना। तो उसको डीलिमिटेशन बोलते हैं, उस एरिया को डिसाइड करना, वो बहुत चीज़ के बेसिस पर डिसाइड होता है। पॉपुलेशन भी एक उसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखिए 2026 तो आने वाला है, देखिए क्या होता है। वही ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को लेके भी न्यूज़ में था डीलिमिटेशन पिछले लास्ट 2 साल में, और अब तो 2026 में आने ही वाला है,
तो इसलिए भी थोड़ा न्यूज़ में तो करंट ही है। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखिए क्या हुआ कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, यानी 6 to 14 का एज है उसका एजुकेशन, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और कौन सा आर्टिकल में बनाया गया? आर्टिकल 21A में, ठीक है। आर्टिकल 31A में, 19A में, ऐसे कुछ नहीं, 21A में, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत बार यही लिखेगा 20A लिख देगा यूपीएससी स्टेटमेंट में, तो गलत हो जाएगा ना। 21B लिख देगा मान लीजिए, तो गलत हो जाएगा। 21A फंडामेंटल राइट्स है, और राइट क्या है फंडामेंटल राइट? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब कौन सा एज के बच्चा के लिए? 6 to 14 का एज के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या किया गया? चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6, इसको डीपीएसपी बना दिया गया। तो देखिए आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी है, उसमें पहले क्या था कि 6 to 14 वाला था कि पढ़ाना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन देना चाहिए, तो उसको पूरा सब्जेक्ट मैटर को शिफ्ट करके फंडामेंटल राइट बना दिया। तो अब जो आर्टिकल 45 बचा, उसमें क्या किया? ये कर दिया कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 होना चाहिए, ये डीपीएसपी हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A बनाया गया। इसमें क्या है सब्जेक्ट मैटर? अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन इन एज 6 to 14, ये सब का ड्यूटी हो गया, पेरेंट्स का, गार्जियन का, कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कराइए। स्टेट का भी ड्यूटी हो गया ऐसा तो, डीपीएसपी में है तो, और फंडामेंटल राइट में भी है तो स्टेट का ड्यूटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि पहले एक कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ये था, और उसके लिए आर्टिकल था 338, 338, ठीक है। अब क्या किया गया उसको? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दो अलग अलग कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग। अब इसका आर्टिकल क्या हुआ? तो एससी वाले का आर्टिकल हो गया 338 जो पहले से था, और एसटी वाले का आर्टिकल हो गया 338A। तो देखिए अब अगर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी या बीसी बनेगा, बैकवर्ड क्लास, तो कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? आर्टिकल 338B। देखिए 338 है, 338A है, तो अब क्या बनेगा? 338B। आगे हम लोग देखेंगे यही हुआ है, ठीक है। चलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। तो इसमें लिमिट लगा दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लिमिट है वो 15% होना चाहिए ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, और अगर स्टेट में है तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और दूसरा क्या किया गया है कि जो डिफेक्टर होगा, यानी जो शेड्यूल 10 के हिसाब से डिफेक्शन किया है जो नेता, उसको कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करने देना है, डिबार कर देना है, ठीक है। वही हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। चलिए अब अच्छा अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? 21st CA, इसमें सिंधी ऐड किया गया था। फिर हम लोग पढ़े थे 71st CA, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐड किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब इसमें 71st में 21 जोड़ दीजिए फिर से, पहला वाला 21 था ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 21 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 92 आएगा। तो 92 में क्या किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? फिर से ऐड किया गया है 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, और डोगरी को डोंगरी भी बोलते हैं, तो अगर डोंगरी आएगा तो ऐसा नहीं बोलिए, सोचिए कि गलत आ गया, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस चारों लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, ठीक है। और टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितना हो गया? 22,
ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये याद हो गया। 21 में आया सिंधी, 71 में आया कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और 92 में आया बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। ठीक है, चलिए लैंग्वेज का काम खत्म। अभी भी कुछ न्यूज़ में है लैंग्वेज, इसीलिए ये वाला ये सब अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है देखिए, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। अभी तक हम लोग क्या बनाए, पंचायती राज बना लिए, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी बना लिए यानी म्यूनसिपैलिटी। अब हम लोग बना रहे हैं, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हम लोग वही दर्जा दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों चीज़ कौन सा आर्टिकल पे चल रहा है, 243 पे, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बना दिए, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर एक हम लोग DPSP भी बनाए 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फिर पार्ट 9 था क्या, पंचायती राज। ठीक है, इस पर UPSC पूछा भी है। पार्ट 9A था क्या, अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, और पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल क्या है, 243ZH से 243ZT। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट का 6 आर्टिकल है, 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट है। ठीक है, तो 100 में क्या हुआ, जो बांग्लादेश और इंडिया अपना टेरिटरी एक्सचेंज किया ना, बॉर्डर को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, तो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 101st में क्या है, GST है, सिंपल सिंपल एकदम। 102nd में क्या है, देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कौन सा आर्टिकल, 338B, और एक और आर्टिकल बनाया गया 342A। ठीक है, चलिए ये भी आपको बताए थे ना कि 338B बनेगा, देख लीजिए, हो गया। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, EWS को। ठीक है, अब इसमें कहाँ कहाँ अमेंडमेंट किया गया, देखिए ऐड किया गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। ठीक है, अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, SC/ST का जो रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फिर से 10 ईयर्स के लिए, और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन रहता था लोकसभा में उसको हटा दिया गया है। ठीक है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, देखिए तो 1/3 सीट इन लोकसभा फॉर वुमेन रिजर्व कर दिया गया है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्व कर दिया गया है, और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्व कर दिया गया है। कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल क्या क्या है, तो लोकसभा के लिए है 330A, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 332A। ठीक है, और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है आर्टिकल 239AA। ठीक है, चलिए इतना ही है, इतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इस वीडियो को आप 4 बार देख लीजिए साल भर में, या 5 बार देख लीजिए, मतलब कुछ कुछ दिन पे गैप करके 2x पे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते रहिए बस। ठीक है, इससे सवाल बनता है, और सवाल तो बनता ही है, ऊपर से जो अभी हम लोग आर्टिकल सब पढ़ेंगे पॉलिटी को ध्यान में रख के, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, तो उसमें भी बहुत हेल्प होगा। हम लोग इसको रिकॉल करेंगे कि अच्छा ये वाला अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, कुछ नहीं पसंद आ रहा है, कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बताइए, कोई सवाल है वो भी कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।